ओरेकल जैसी दिग्गज आईटी कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसने एक झटके में 30,000 कर्मचारियों को निकाल दिया। ऐसा क्यों? हम्म ये वाकई सोचने वाली बात है। और दूसरी तरफ देखिए, देश का जो जीएसटी कलेक्शन है वो रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। मतलब कागजों पर तो ये बहुत शानदार लग रहा है, लेकिन अर्थशास्त्री जश्न मनाने के बजाय व्यापार घाटे की चिंता कर रहे हैं। बिल्कुल। और यही विरोधाभास आज की हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु है। जी, तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम कुछ ऐसे ही विरोधाभासों को डिकोड करेंगे। देश की नई संसद के बिलों से लेकर तकनीकी उथल-पुथल और मध्य पूर्व के तनाव का मेक्सिको की खाड़ी की एक व्हेल मछली पर क्या असर पड़ रहा है। एक व्हेल मछली पर? हाँ, बिल्कुल। इन सभी अलग-अलग दिखने वाली घटनाओं के धागों को जोड़कर हम आज एक बड़ी तस्वीर तैयार करने की कोशिश करेंगे। आज के हमारे तथ्य प्रमुख समाचार पत्रों और सरकारी डेटा से लिए गए हैं। अक्सर असली तस्वीर छिप जाती है। सिविल सेवा के नजरिए से या किसी भी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से कोई भी घटना शून्य में नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम सिर्फ क्या हुआ है इससे आगे बढ़कर क्यों और कैसे पर ध्यान केंद्रित करें तो समझ में आता है कि स्थानीय राजनीति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं एक ही बड़े तंत्र के हिस्से हैं। तो चलिए बिना देर किए इस तंत्र को समझना शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं शासन और नागरिक अधिकारों की बुनियाद से। सबसे पहली खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है। जी, अमरावती के बारे में। हाँ, लोकसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसके जरिए अमरावती को राज्य की एकमात्र और स्थायी राजधानी का वैधानिक समर्थन मिल गया है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसका 2 जून 2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव यानी रेट्रोएक्टिव इफेक्ट से लागू होना। इस पूर्वव्यापी प्रभाव का ना एक बहुत गहरा कानूनी महत्व है। मतलब पिछली सरकार का जो 3 राजधानियों वाला मॉडल था, जहां विधायी, कार्यकारी और न्यायिक राजधानियां अलग अलग शहरों में थीं। जी बिल्कुल, उस मॉडल ने शासन में एक बहुत लंबी अनिश्चितता पैदा कर दी थी। अब 2024 से इस कानून को लागू करने का मतलब ये है कि कानूनी रूप से उन 3 सालों के दौरान भी अमरावती ही एकमात्र राजधानी मानी जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब पुराने फैसलों को कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी। एकदम सही। इससे निवेश और भूमि अधिग्रहण से जुड़े जो भी पुराने विवाद थे उनमें भविष्य की किसी भी कानूनी चुनौती की गुंजाइश खत्म हो जाती है। ये शासन में स्थिरता लाने का एक बहुत आक्रामक लेकिन जरूरी कदम माना जा रहा है। शासन में स्थिरता तो जरूरी है, लेकिन नागरिकों के अधिकारों के बिना यह स्थिरता किसी काम की नहीं है। और इसी संदर्भ में पश्चिम बंगाल से सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया। वो मतदाता सूची वाला मामला। हाँ, वहां मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, जिसे एसआईआर कहते हैं, उसके दौरान लगभग 60 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए थे। 60 लाख? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि वोट देने का अधिकार हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए अपीलीय न्यायाधिकरणों का गठन किया गया है। लेकिन यहाँ एक टकराव दिखता है। वही मैं सोच रहा था। एक तरफ चुनाव आयोग को मतदाता सूची साफ करनी है और दूसरी तरफ कोर्ट को नागरिक अधिकार बचाने हैं, तो ये बैलेंस कैसे बनता है? ये टकराव असल में नागरिकता अधिनियम 1955 और लोकतांत्रिक अधिकारों के मूल ढांचे के बीच का है। प्रशासन के लिए तो ये बस एक डेटा क्लीन अप एक्सरसाइज है। मतलब अगर किसी की मृत्यु हो गई है या कोई स्थायी रूप से विस्थापित हो गया है तो उसे सूची से हटाना तो जरूरी है ना। हाँ, वो तो लॉजिकल है। लेकिन समस्या प्रक्रिया में आती है। जब इतने बड़े पैमाने पर नाम हटते हैं तो मशीनरी गलतियां करती ही हैं। कोर्ट ने यहाँ स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक दक्षता के नाम पर आप अत्यंत दमनकारी स्थिति नहीं बना सकते। इसीलिए उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को इन न्यायाधिकरणों में बैठाया गया है। बिल्कुल, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि एक भी वैध मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। यह संस्थानों के बीच शक्ति संतुलन का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन संस्थानों की शक्ति पर ही एक और बहस छिड़ी हुई है, न्यायालय की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों वाला मुद्दा। जी, एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तकों में न्यायपालिका के चित्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। यहाँ मुझे एक बहुत बारीक रेखा नजर आती है। मतलब एक तरफ फ्री स्पीच है और दूसरी तरफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। देखिए, ये रेखा जितनी बारीक है ना उतनी ही उलझी हुई भी है। सिविल कंटेम्प्ट तो सीधा है, आपने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया। हाँ, वो तो स्पष्ट है। लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट तब होता है जब कोई टिप्पणी अदालत के अधिकार को कमतर करती है या न्याय प्रशासन में बाधा डालती है। पाठ्यपुस्तकों के मामले में
सवाल ये उठ रहा है कि क्या न्यायपालिका की कार्यप्रणाली की आलोचनात्मक समझ को स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा सकता है? संपादकीय जगत में तो ये बहस काफी तेज है कि अगर युवा दिमागों को संस्थानों की रचनात्मक आलोचना नहीं सिखाई गई तो लोकतंत्र आगे कैसे बढ़ेगा? सही कहा। ये संस्थागत सम्मान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच का एक क्लासिक द्वंद्व है। बिल्कुल। खैर, इस द्वंद्व से निकलकर एक और जटिल मुद्दे पर आते हैं। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA संशोधन बिल, जिसे सरकार ने फिलहाल टाल दिया है। ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जी। सरकार का तर्क है कि बिल में जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का प्रस्ताव है वो राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी फंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। वहीं दूसरी तरफ केरल में ईसाई और मुस्लिम समुदायों और विपक्ष का मानना है कि ये अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बना सकता है। इस पर काफी विरोध भी हो रहा है। हाँ, अगर इसे सीधे शब्दों में कहें तो FCRA का ये नया रूप कुछ ऐसा है जैसे घर में एक नया बेहद हाई-टेक सिक्योरिटी सिस्टम लगाना। मतलब आप चाहते हैं कि बाहरी खतरे अंदर ना आए, लेकिन घर के कुछ सदस्यों को लगने लगता है कि ये सिस्टम उन्हीं की जासूसी कर रहा है। ये तुलना स्थिति को बहुत स्पष्ट कर देती है। देखिए, दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं। सरकार का रुख पूरी तरह से आंतरिक सुरक्षा के ऑडिट पर आधारित है। उनका कहना है कि जिन NGOs का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है, उनके फंड का प्रबंधन एक सरकारी अधिकारी करे, ताकि वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग या देश विरोधी गतिविधियों में न जाए। जो कि नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से वैलिड पॉइंट है। बिल्कुल, लेकिन विरोध करने वालों का पक्ष है कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को असीमित शक्तियां दी जा रही हैं। उन्हें डर है कि इसका इस्तेमाल उन धर्मार्थ संस्थाओं के खिलाफ भी हो सकता है जो शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतरीन काम कर रही हैं। यह असल में राज्यों और नागरिक समाज के बीच ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है। बिल्कुल। और शायद इसी विश्वास को बढ़ाने के लिए कम से कम व्यापारिक मोर्चे पर सरकार ने जन विश्वास संशोधन बिल 2026 पारित किया है। ये इकोनॉमी के लिए एक बड़ा कदम है। हाँ, इसमें 79 कानूनों के 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्या ये छोटे व्यापारियों यानी MSME के लिए वाकई कोई गेम चेंजर है या सिर्फ कागजों पर एक और रिफॉर्म है? सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले क्या होता था कि एक छोटी सी विनियामक गलती, जैसे रजिस्टर में सही तारीख न डालना, जी बिल्कुल, ऐसी छोटी गलतियों के लिए भी कंपनी के निदेशक को जेल हो सकती थी। आपराधिक मुकदमों का ये डर MSME सेक्टर को खुलकर काम करने और बड़ा होने से रोकता था। तो अब जेल की सजा हटा दी गई है। हाँ, इन प्रावधानों को वित्तीय जुर्माने में बदल दिया गया है, जो एक बहुत बेहतर ढांचा तैयार करता है। लेकिन जैसा कि भारत में अक्सर होता है, असली परीक्षा निचले स्तर के नौकरशाही तंत्र में होगी। मतलब इंस्पेक्टर राज। बिल्कुल। अगर इंस्पेक्टर राज ग्राउंड लेवल पे खत्म नहीं हुआ तो ये बिल अपने वास्तविक उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएगा। अर्थव्यवस्था की बात चली रही है तो चलिए उस 2 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड GST कलेक्शन पे वापस आते हैं, जिसका जिक्र हमने शो की शुरुआत में किया था। मार्च का डेटा, राइट? हाँ, अगर हम डेटा को गहराई से देखें तो घरेलू राजस्व केवल 5.9% बढ़ा है, जबकि जो आयात हैं इंपोर्ट्स से होने वाले GST में 17.8% की भारी वृद्धि हुई है। ये काफी असंतुलित है। वही तो। ये तो ऐसा है जैसे किसी कंपनी ने अपना सेल्स टारगेट हासिल कर लिया हो, लेकिन अपनी जेब से नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड से उधार लेकर। मतलब हम बाहर से सामान ज्यादा मंगा रहे हैं। और इस आंकड़े का यही सबसे चिंताजनक पहलू है। जब आयातित वस्तुओं पर GST इतनी तेजी से बढ़ता है और घरेलू कर संग्रह धीमा रहता है, तो ये सीधा संकेत है कि हमारा व्यापार घाटा यानी ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मेक इन इंडिया उतना असरदार नहीं हो रहा है? आप कह सकते हैं कि देश के अंदर विनिर्माण और घरेलू खपत उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से हम विदेशी माल पर निर्भर हो रहे हैं। ये एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए लंबे समय तक टिकाऊ मॉडल बिल्कुल नहीं है। शायद इसी खतरे को भांपते हुए व्यापार राहत के उपाय भी किए गए हैं। अभी हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र जो SEZ होते हैं, उनकी निर्यात इकाइयों को अब रियायती कर दरों पर स्थानीय स्तर पर अपने उत्पाद बेचने की अनुमति दे दी गई है। जी, ये एक ट्रेड रिलीफ मेजर है। हाँ, तो क्या ये नियम निर्यातकों को एक बड़ी राहत देता है, खासकर तब जब वैश्विक मांग धीमी पड़ रही है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक और प्रैक्टिकल नीतिगत बदलाव है। देखिए, जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं सिकुड़ रही हैं, दुनिया भर में मंदी का डर है, तो SEZ कारखानों को हम खाली तो नहीं रख सकते ना। बिल्कुल नहीं, वरना नौकरियां जाएंगी। सही कहा। तो उन्हें घरेलू बाजार में प्रवेश देकर सरकार एक तीर से 2 निशाने लगा रही हैं।
एक तरफ निर्यातकों को जीवनदान मिल रहा है और दूसरी तरफ घरेलू बाजार में उन उत्पादों की आपूर्ति बढ़ रही है जो शायद हमें मजबूरी में आयात करने पड़ते। ये तो अच्छी रणनीति है, लेकिन नीतियां तभी काम करती हैं जब उन्हें बनाने के लिए आपके पास सटीक डेटा मौजूद हो। बिना डेटा के तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। बिल्कुल, और यहीं पर जनगणना 2027 का महत्व सामने आता है। भारत ने जनसांख्यिकीय डेटा के लिए एक स्वगणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल शुरू किया है, और पता है पहले दिन ही 55,000 परिवारों ने इसका इस्तेमाल किया। अरे वाह, ये तो डेटा संचयन में एक बहुत बड़ा तकनीकी और प्रशासनिक बदलाव है। अब तक हम पूरी तरह से मैनुअल गणना पर निर्भर थे, जिसमें सालों लग जाते थे रिपोर्ट आने में। जी, लेकिन अब पोर्टल के जरिए रियल टाइम डेटा मिलेगा, और ये सटीक डेटा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना राज्य सरकारें अपनी कल्याणकारी नीतियां ठीक से लागू नहीं कर पाती। बिल्कुल सही कहा, और इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण हमें राजस्थान में देखने को मिल रहा है, जहां स्थानीय निकाय चुनाव टल गए हैं क्योंकि सरकार ओबीसी कोटे के लिए सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले पर काम कर रही है। ट्रिपल टेस्ट, ये बहुत से राज्यों के लिए गले की हड्डी बन गया है। हाँ, बहुत से लोगों को ये ट्रिपल टेस्ट सिर्फ एक नियम लगता है। तो क्या आप आसान भाषा में समझा सकते हैं कि राज्य इसमें बार बार फेल क्यों हो जाते हैं? जरूर। देखिए, ट्रिपल टेस्ट के 3 चरण होते हैं। पहला, एक विशेष समर्पित आयोग बनाना। दूसरा, स्थानीय निकायवार पिछड़ेपन का अनुपात तय करना। और तीसरा, 50% आरक्षण की सीमा का पालन करना। पहला और तीसरा तो आसान लगता है। बिल्कुल, राज्य पहले और तीसरे चरण को तो आसानी से संभाल लेते हैं, लेकिन सारी समस्या दूसरे चरण में आती है, अनुपात तय करना। इसके लिए तो बहुत डिटेल्ड डेटा चाहिए होगा। एकदम सही। इसके लिए अत्यंत सटीक वार्ड स्तर के जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक डेटा की आवश्यकता होती है। चूंकि हमारे पास पिछला विस्तृत जातिगत डेटा नहीं है, इसलिए आयोग जो भी रिपोर्ट बनाता है वो कानूनी जांच में यानी कोर्ट में टिक नहीं पाती। तो बिना सटीक जनगणना के ये गतिरोध बना ही रहेगा? जी, जब तक नया और सटीक डेटा नहीं आता तब तक ओबीसी कोटा लागू करना कानूनी रूप से बहुत मुश्किल है। और ये गतिरोध सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है, ये रोजगार और शिक्षा में भी साफ झलकता है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में उच्च शिक्षा का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। कॉलेज तो हर जगह खुल गए। हाँ, लेकिन क्षमता और न्यायसंगत पहुंच यानी इक्विटी पर बड़े सवाल हैं। डिग्रियां धड़ल्ले से बट रही हैं, लेकिन कौशल नहीं है। और इस कौशल की कमी का सबसे भयानक परिणाम हम आज की तकनीकी उथल-पुथल में देख रहे हैं। आप ओरेकल वाली खबर की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। ओरेकल का 30,000 नौकरियों की छटनी का फैसला कोई साधारण घटना नहीं है। इसमें से 12,000 नौकरियां तो सिर्फ भारत में गई हैं। कंपनी मुनाफे में है, तो फिर ये नौकरियां क्यों जा रही हैं? क्या एआई सचमुच इंसानों को रिप्लेस कर रहा है? यहाँ जो हो रहा है ना, उसे मैं ह्यूमन कैपिटल से सिंथेटिक कैपिटल की ओर एक संरचनात्मक बदलाव कहूंगा। ये एक स्ट्रक्चरल रीसेट है। मतलब ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं है? नहीं, ये सिर्फ लागत में कटौती का मामला नहीं है। असल में कंपनियां एआई सर्वर, एनवीडिया के महंगे जीपीयूज और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि एक $40,000 का एआई चिप उनके बैलेंस शीट में एक मिड लेवल कोडर से ज्यादा वैल्यू जोड़ सकता है। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। जी, इसलिए वे कर्मचारियों को हटाकर उस पूंजी को हार्डवेयर और एआई मॉडल में लगा रहे हैं। ये सच में एक नया युग है जहां कंप्यूटिंग पावर की कीमत इंसानी दिमागी ताकत से ज्यादा हो गई है। अगर बौद्धिक क्षमता सिंथेटिक होती जा रही है, तो हमारा जो इतना बड़ा युवा जनसांख्यिकीय लाभांश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो कहाँ जाएगा? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है नीति निर्माताओं के लिए। खैर, एआई सर्वर्स को चलाने के लिए एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरी होती है, बेतहाशा बिजली और ऊर्जा। लेकिन ऊर्जा की वैश्विक स्थिति इस समय खुद एक बहुत बड़े संकट में है। हाँ, मिडिल ईस्ट के हालात की वजह से। जी, अमेरिका ईरान युद्ध के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसमें 20 से 30% वैश्विक एलपीजी फंसी हुई है। और इसका नतीजा क्या हुआ? वाणिज्यिक एलपीजी और विमानन ईंधन की कीमतों में 10% से ज्यादा की वृद्धि हो गई है। और सिर्फ यही नहीं, सऊदी अनुबंध की कीमतों में 44% का उछाल आया है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी अर्थव्यवस्था तेल आयात पर कितनी ज्यादा संवेदनशील है। एक जरा सी हलचल और हमारी कीमतें आसमान छूने लगती हैं। बिल्कुल।
हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे अहम चोक पॉइंट है। जब वहाँ कोई भू राजनीतिक हलचल होती है तो उसका सीधा असर हमारे कारखानों और हमारी रसोई गैस पर पड़ता है। शायद इसीलिए सरकार इसका समाधान पाइप वाली प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी में देख रही है। 2034 तक 12 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य तो बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ एक खामी नजर आती है। पीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े शहरों और टाउनशिप तक तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण भारत में जहां आज भी सिलेंडर मुश्किल से पहुंचते हैं, वहां पाइपलाइन बिछाना क्या रातों रात संभव है? आपकी चिंता एकदम सही है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी भारत के लिए हमेशा से एक बुरा सपना रही है, लेकिन पीएनजी का जो असली उद्देश्य है वो शहरी और औद्योगिक मांग को एलपीजी से हटाना है। अच्छा, ताकि एलपीजी गांव में जा सके? बिल्कुल, ताकि आयात का बिल कम हो और जो एलपीजी उपलब्ध है उसे ग्रामीण क्षेत्रों की ओर मोड़ा जा सके। हालांकि मैं कहूंगी कि ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है। असली खेल तो ऊर्जा संक्रमण की भू राजनीति का है। जी हाँ, दशकों तक दुनिया पेट्रोडॉलर के इर्द गिर्द घूमती रही। जिसके पास तेल था उसके पास ताकत थी। लेकिन भविष्य तो क्रिटिकल मिनरल्स का है, जैसे लिथियम, कोबाल्ट और तांबा। और यहीं पर भू राजनीति का सबसे बड़ा पेंच फंसा है। देखिए, चिली, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और कॉन्गो के पास खदानें हैं, लेकिन खदान से निकला पत्थर किसी काम का नहीं है जब तक कि उसे बैटरी ग्रेड सामग्री में न बदला जाए। और ये काम कौन करता है? इस प्रोसेसिंग या रिफाइनिंग बाजार पर चीन का 70 से 80% नियंत्रण है। तो भारत तेल के लिए खाड़ी देशों पर अपनी निर्भरता खत्म तो करा है, लेकिन लिथियम और सौर पैनलों के लिए चीन पर निर्भर हो रहा है। बिल्कुल, हम बस एक आयात निर्भरता को दूसरी आयात निर्भरता से बदल रहे हैं। और ये जो ऊर्जा संकट है, ये सिर्फ देशों को नहीं बल्कि पर्यावरण को भी अप्रत्याशित तरीकों से नुकसान पहुंचा रहा है। हमने स्रोत में पढ़ा कि मेक्सिको की खाड़ी में दुर्लभ राइस व्हेल पर गहरा खतरा मंडरा रहा है। हाँ, ये खबर बहुत दिलचस्प है। पहली नजर में लगता है कि ये कोई अलग पर्यावरण की घटना है, लेकिन असल में जब हॉर्मुज में तेल फंसा तो अमेरिका ने अपने यहाँ घरेलू अपतटीय ड्रिलिंग यानी ऑफशोर ड्रिलिंग को बहुत आक्रामक रूप से बढ़ा दिया, ताकि तेल की कमी पूरी हो सके। जी, और इसी ड्रिलिंग के शोर और प्रदूषण ने इस बेचारी व्हेल को विलुप्त होने के कगार पर ला खड़ा किया है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। इसे ही सिस्टम्स थिंकिंग में कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब एक घटना का असर दूसरी पर। बिल्कुल। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा, ऊर्जा की आपूर्ति बाधित हुई, अमेरिका ने तेल ड्रिलिंग तेज की और हजारों किलोमीटर दूर एक समुद्री प्रजाति खतरे में आ गई। पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा अब अलग अलग विषय नहीं रह गए हैं। बिल्कुल सही कहा। और जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है तो सुरक्षा और कूटनीति के मोर्चे पर भी बड़े कदम उठाने ही पड़ते हैं। ऐसे समय में जब ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन की तैयारियां चल रही हैं, तो प्रधानमंत्री की आगामी यूरोप यात्रा बहुत अहम हो जाती है। हाँ, नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी, एफटीए की चर्चा तेज हो गई है। ये कुछ ऐसा लगता है जैसे भारत एक साथ कई नावों में सवारी कर रहा हो। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में से आप बहुध्रुवीय हेजिंग यानी मल्टीपोलर हेजिंग कह सकते हैं। भारत ब्रिक्स के जरिए ग्लोबल साउथ और गैर पश्चिमी ताकतों के साथ अपना प्रभाव तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों को भी नहीं छोड़ रहा। जी हाँ, ईयू के साथ एफटीए को तेज करके वो अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित भी कर रहा है। आज के समय में व्यापार समझौते सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है, वो भू राजनीतिक ढाल का काम करते हैं। बाहरी कूटनीति के साथ साथ अगर हम आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर देखें तो सरकार पूरी तरह से हार्ड पावर का इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ भारत को नक्सल मुक्त बनाने का अभियान अपने अंतिम चरण में है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ राज्यसभा ने सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से जुड़ा सामान्य प्रशासन बिल पास किया है, ताकि इन बलों की दक्षता और बढ़ाई जा सके। देखिए, ये सभी कदम राज्य की क्षमता यानी स्टेट कैपेसिटी को मजबूत करने की दिशा में है। इसी कड़ी में आप अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण देखिए। वहाँ यूएपीए ट्राइब्यूनल ने NSCN-K नामक विद्रोही गुट पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया गया है कि ये गुट जबरन धर्मांतरण के जरिए क्षेत्र की जनसांख्यिकी संरचना को बदलने की साजिश रच रहा था। ये एक पारंपरिक सैन्य खतरे से कहीं ज्यादा एक सामाजिक सुरक्षा का खतरा है।
और जब बात पारंपरिक सैनिक खतरे की आती है ना, तो भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर का खुलासा काफी चौंकाने वाला था। जी, वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। उन्होंने बताया कि कैसे उस दौरान नौसेना पाकिस्तान पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार थी। ये एक बहुत साफ रणनीतिक संदेश है कि भारत की बाहरी सुरक्षा व्यवस्था एकदम अलर्ट पर है। बिल्कुल। और मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी, न केवल रक्षा में बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा में भी भारत महत्वपूर्ण छलांग लगा रहा है। आप वैक्सीन की बात कर रही हैं? हाँ, भारत के पहले डेंगू वैक्सीन टैग 003 को मंजूरी मिलना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल। डेंगू हर साल बहुत तबाही मचाता है। डेंगू जैसी बीमारी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की उत्पादकता पर हर साल भारी बोझ डालती है। उसके खिलाफ एक स्वदेशी समाधान तैयार करना भी आंतरिक सुरक्षा और राज्य क्षमता का ही एक रूप है। सही बात है। क्योंकि देखिए, एक बीमार कार्यबल कभी भी किसी देश को महाशक्ति नहीं बना सकता। बहुत गहरी बात कही आपने। और महाशक्ति बनने की इस होड़ में हमारी नजरें सिर्फ जमीन या समंदर तक ही सीमित नहीं है। 50 से अधिक वर्षों के बाद नासा अपने आर्टेमिस 2 मिशन के तहत इंसानों को फिर से चंद्रमा के चारों ओर भेज रहा है, जिसमें 3 अमेरिकी और एक कनाडाई अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। जी। और ये सिर्फ एक वैज्ञानिक अन्वेषण नहीं है, बल्कि चंद्रमा के खनिजों जैसे हीलियम 3 पर कब्जा करने की एक नई अंतरिक्ष कूटनीति की शुरुआत है। बिल्कुल, जो देश अंतरिक्ष के संसाधनों और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को नियंत्रित करेगा, वही अगली शताब्दी के तकनीकी मानकों को तय करेगा। आर्टेमिस मिशन उसी नई दौड़ की, समझ लीजिए, स्टार्टिंग गन है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने बहुत कुछ कवर किया। अमरावती की वैधानिक राजधानी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चुनाव ट्राइब्यूनल तक, और ओरेकल की एआई छटनी से लेकर हॉर्मुज में फंसी गैस तक, और राइस वेल से लेकर आर्टेमिस 2 के चंद्र मिशन तक का सफर तय किया। और ये स्पष्ट है कि शासन, तकनीक और भू राजनीति अब अलग अलग नहीं है। बिल्कुल, ये सब एक ही वैश्विक बदलाव के अभिन्न अंग हैं। और इन सब को जो चीज एक साथ जोड़ती है वो है नियंत्रण की होड़। फिर चाहे वो डेटा पर नियंत्रण हो, ऊर्जा आपूर्ति पर हो, या अपने नागरिकों के प्रशासन पर। तो इस गहन चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल जो सोचने के लिए पीछे छूट जाता है, वो ये है, जब एआई ये तय करेगा कि दफ्तरों में कौन काम करेगा और क्रिटिकल मिनरल्स ये तय करेंगे कि दुनिया को ऊर्जा कौन देगा, तो क्या 2030 के दशक में महाशक्ति होने की पारंपरिक परिभाषा ही पूरी तरह से बदलनी जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। सैन्य बल और मिसाइलों से ज्यादा क्या भविष्य की असली ताकत उन देशों के पास नहीं होगी जो एआई के सर्वर्स और खनिजों की सप्लाई चेन को पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे? एक सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ अगले डीप डाइव तक अपने आसपास की दुनिया को सिर्फ देखते मत रहिए, उसे गहराई से समझते रहिए।